नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। इस वक्त देश में जिस खबर के सबसे ज्यादा चर्चे हैं, जो जुर्म की दुनिया की सबसे बड़ी खबर है, जिसने पूरे देश में भूचाल ला दिया है, आज मैं भी उसी खबर की बात आपसे करने वाला हूं। बिल्कुल आपने सही समझा, अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के कत्ल की बात। इस घटना के पीछे क्या वजह हो सकती है? क्या टीवी के पर्दे पर जो कुछ दिख रहा है सिर्फ वही सच है, या फिर इसके पीछे कोई और साजिश है? अगर वो साजिश है तो वो साजिश क्या हो सकती है? वो कौन सी बातें हैं जिसकी वजह से इसके पीछे कोई और कहानी छुपी हो सकती है? इस बात की आशंका जताई जा रही है। आज मैं उसकी बात करूंगा और साथ ही मैं बात करूंगा कि ये जो किलर्स थे वो कौन थे, और एक इंपॉर्टेंट बात वो ये कि पुलिस की तैयारियों में कहां चूक रह गई जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना हुई। हालांकि ये सारी बातें जब से ये घटना हुई है तब से सोशल मीडिया पर और ढेर सारे यूट्यूब चैनल्स पर, टीवी पर आप लगातार देख और सुन रहे हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि हर घटना को लेकर हर किसी का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू, अपना एक नज़रिया होता है। तो आज मैं अपना नज़रिया, अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों से इस मामले में साझा करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो जैसा कि आप जानते हैं, ये घटना 15 अप्रैल की रात को तब हुई जब अतीक और उसके भाई अशरफ को हथकड़ियों में जकड़कर पुलिस मेडिकल जांच के लिए हॉस्पिटल ले जा रही थी। ये बेसिकली एक रूटीन प्रक्रिया है। जब भी कोई मुलजिम पुलिस की हिरासत में होता है, उससे पूछताछ होती है, तो अदालत के आदेश के मुताबिक उन मुलजिमों का 24 घंटे में मिनिमम एक बार मेडिकल एग्जामिनेशन तो ज़रूर होता है, ताकि पुलिस जो है उनका ख्याल ठीक तरीके से रख रही है या नहीं, इस बात को इंश्योर किया जाए। और साथ ही किसी भी इंसान के साथ, चाहे वो मुलजिम हो या मुजरिम क्यों ना हो, उसके साथ कोई ज्यादती ना हो। तो खैर, मेडिकल जांच के लिए जब ये लाए जा रहे थे, उस वक्त ये हमला हुआ। आप सारे लोगों ने वो घटना देखी। 3 लड़कों ने आकर ताबड़तोड़ फायरिंग की, और फायरिंग करने के बाद चंद सेकंड्स के अंदर दोनों भाइयों की, अतीक और अशरफ की, जान ले ली। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इन्होंने ऐसा किया क्यों? इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? तो शुरुआती पूछताछ में और शुरुआती तफ्तीश में इन तीनों ही लड़कों ने यह बताया है कि वो जुर्म की दुनिया में अपना बड़ा नाम करना चाहते थे। तीनों पर ही पुराने आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से एक जो सनी सिंह है आरोपी, उस पर 15 क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं, यानी वो एक पुलिस स्टेशन का हिस्ट्री शीटर है, छटा हुआ बदमाश जिसे हम कहते हैं। बाकी जो 2 लड़के हैं, लवलेश तिवारी और अरुण मौर्य, इन दोनों पर भी मुकदमे हैं जरूर, लेकिन वो सनी सिंह की तरह छटा हुआ बदमाश नहीं है। लेकिन इस बैकग्राउंड के लड़के, जिनकी उम्र बमुश्किल 18 से 20-22 साल के बीच की है, उन्होंने इतनी दुस्साहसिक घटना को क्यों अंजाम दिया, कैसे अंजाम दिया? क्या सिर्फ इस वजह पर यकीन किया जा सकता है कि उनको जुर्म की दुनिया में बड़ा नाम पैदा करना था, जिसकी वजह से उन्होंने इस घटना को कारित किया? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। सवाल यह भी है कि जुर्म की दुनिया में नाम कमाने का या नाम बनाने का कोई और भी तरीका हो सकता था। उन्होंने अतीक और अशरफ को ही टारगेट क्यों किया? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पुलिस को तो उन्होंने जो वजह बताई वो वजह बताई, लेकिन इस मामले को लेकर जो सवाल उठते हैं, कुछ उन सवालों पर भी आज मैं रोशनी डालने की कोशिश करूंगा, उनका जिक्र करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो यही है कि ये जो तीनों लड़के हैं, इनका ताल्लुक काफ़ी हम्बल बैकग्राउंड से है, यानी कोई बहुत ज़्यादा पैसे वाले परिवार के ये लड़के नहीं हैं, सामान्य परिवारों से आते हैं, बल्कि सामान्य से भी कम, मैं तो कहूँगा कि लोअर मिडिल क्लास फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो उस तरह के वर्ग से ही आते हैं। अब ऐसे में इन्होंने इतने बड़े शूट आउट की घटना को कैसे अंजाम दिया? क्योंकि ये कोई फ्री ऑफ कॉस्ट तो हो नहीं सकता। सबसे बड़ी बात तो यही है कि इन तीनों का ताल्लुक किसी एक जगह से नहीं है। एक हमीरपुर ज़िले का है, एक बांदा ज़िले का है और एक कासगंज का है। ये 3 उत्तर प्रदेश के अलग अलग ज़िले हैं, हालांकि आसपास के ही ज़िले हैं, लेकिन इन तीनों का मिलन कैसे हुआ? ये तीनों मिलकर एक पॉइंट पर कैसे आए कि हमें इस घटना को अंजाम देना है? तो क्या कोई ऐसा शख्स है जो इन तीनों को कोऑर्डिनेट कर रहा था, या कोई ऐसा शख्स है जो इन तीनों का हैंडलर है, और ये तीनों लड़के क्या उसके मोहरे की तरह काम कर रहे थे? ये एक बड़ा सवाल है, जिस सवाल का जवाब पुलिस को ढूंढना है। दूसरा, जो मैंने आपसे बात की कि इनका ताल्लुक जो है वो कोई बहुत बड़े आर्थिक परिवार से नहीं है, आर्थिक रूप से संपन्न परिवारों से नहीं है। तो ऐसे में इस घटना को अंजाम देने में जो लाखों रुपए खर्च हुए वो कहाँ से आए? अब आप पूछेंगे लाखों रुपए क्यों, तो उसका भी जवाब क्लियर है। एक तो ये कि
ये तीनों लोग एक जगह इकट्ठा हुए, इकट्ठा होने के बाद प्रयागराज पहुंचे, वहाँ होटल में चेक इन किया। फिर इस घटना को अंजाम देने के लिए उन्होंने फेक माइक आईडी, फेक आई कार्ड, डमी कैमरा, इन सारे चीज़ों का इंतज़ाम किया। खाने पीने में भी कुछ खर्चे हुए होंगे। एक बाइक का इन्होंने इंतज़ाम किया। और जो सबसे बड़ा खर्चा विजिबली दिख रहा है वो ये कि टर्की में बने हुए हथियार का इन्होंने इस्तेमाल किया, और उस हथियार को जो है वो भारत में उसको बैन किया गया है, और उसकी कीमत तकरीबन 6 से 7 लाख रुपए बताई जाती है। जिगाना पिस्टल उसका नाम है। तो इतने महंगे हथियार इस तरह के छिटपुट, जिसे कहते हैं छुटभइये अपराधियों के पास कहाँ से आए, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इतने महंगे हथियारों का इनके पास आना इस बात की तरफ इशारा करता है कि कोई ना कोई ऐसा ज़रूर है जो मास्टरमाइंड है, जो इनका हैंडलर है, जो इन तीनों लोगों को लोकल सपोर्ट प्लस लॉजिस्टिक्स प्लस हथियार वगैरह सारी चीज़ें मुहैया करा रहा था। तो वो शख्स कौन हो सकता है, इसकी पहचान या पड़ताल करना अभी बाकी है, और ये पुलिस के लिए एक चैलेंज है। लोकल सपोर्ट की बात तो खैर मैंने कर ही ली, और उसका भी पता लगाना बाकी है। और सबसे एक और चौंकाने वाली बात यह है कि चलिए हमला किया तो किया, और मोटिव भी इन्होंने बता दिया कि हमला इसलिए किया क्योंकि हमें बड़ा गुंडा बनना था। अगर बड़ा गुंडा ही बनना था तो वहाँ खड़े होकर धार्मिक नारे क्यों लगाए? उस तरह की नारेबाजी का कोई मतलब समझ में नहीं आता है, क्योंकि गुंडा अगर बनना है तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर आप वहाँ जाकर कोई धार्मिक नारेबाजी करते हैं और पूरे घटनाक्रम को कोई और टर्न या ट्विस्ट देने की आप कोशिश करते हैं, तो ऐसा शक होता है कि शायद इसके पीछे किसी और का दिमाग हो सकता है, जो पपेट की तरह, कठपुतली की तरह इन लड़कों का इस्तेमाल कर रहे थे। इस पॉइंट पर भी गौर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर हमले को अंजाम देने के बाद इन्होंने बिल्कुल भागने की कोशिश नहीं की। आप लोगों ने टीवी के पर्दे पर ज़रूर देखा होगा कि सभी ने अपने अपने हथियार फेंक दिए और हाथ उठाकर ये तीनों जो है सरेंडर करने लगे। एक तो ज़मीन पर औंधे मुंह लेट गया ताकि उस पर पुलिस जो है कोई रिटेलिएशन में कोई हमला न करे, कार्रवाई न करे। तो ये जो तरीका है हमला करना और हमले के बाद खुद को कानून के हवाले करने का, क्या ये सिर्फ इन्हीं के दिमाग की उपज थी या इसके पीछे कोई और है जो इन लड़कों को इस तरह से किसी घटनाक्रम को एग्जीक्यूट करने के बारे में बता रहा था? इसे भी समझना, इसे भी जानना बहुत ज़रूरी है। फिर जिस तरह से इन लड़कों ने इस घटना को अंजाम देने से पहले पूरे सिलसिले की रेकी की कि किस तरह से साबरमती से अतीक को पुलिस लेकर आई और उसके बाद प्रयागराज में उसे कब पेश किया जाना था, कब उसकी सुरक्षा में थोड़ी सी कमी या ढील होती, इन सारी बातों को जिस तरह से उन्होंने रीड किया और जिस तरह से मीडिया कर्मियों के भेष में उन्होंने हमला किया, इसे देखकर भी ये लगता है कि क्या ये दिमाग या ये ब्रेन बिहाइंड दिस क्राइम क्या इन्हीं का था या फिर इसके पीछे कोई और था। तो ये सारे पहलू हैं जिस पर गौर करने की ज़रूरत है, और जब तक इन सवालों का जवाब इन्वेस्टिगेशन में नहीं मिल जाता है तब तक जो है इस मामले की सच्चाई भी सामने नहीं आएगी। हालांकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि पुलिस को रिटेलिएट करना चाहिए था, पुलिस को उन्हें गोली मार देनी चाहिए थी, लेकिन इसका एक जवाब ये भी है कि अगर पुलिस गोली मार देती और फ़र्ज़ कीजिए लड़के मारे जाते, तो ये भी सच है कि इनके पीछे अगर कोई और रहस्य था या इनका जो भी कत्ल करने का जो मकसद था उस रहस्य पर से भी कभी पर्दा नहीं उठ पाता। लेकिन अब जब तीनों जिंदा पकड़े गए हैं तो उनसे पूछताछ होगी, और पूछताछ होने के बाद आज नहीं तो कल सच्चाई भी सामने आएगी। ये भी एक अहम बात है। अब आइए जल्दी से ये बात करता हूँ कि आखिर इस पूरे घटनाक्रम को जिस तरह से अंजाम दिया गया उसमें पुलिस के लूपहोल या पुलिस के लकुना क्या रहे, कमी क्या रही जिसकी वजह से ये घटना हुई। देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि पुलिस अब से 2 दिन पहले ये कह रही थी कि साबरमती से प्रयागराज लाए जाने के दौरान अतीक अहमद की गाड़ी पर हमला होने वाला था। इस तरह के इंटेलिजेंस इनपुट उनके पास थे, और हमलावर जो है वो अतीक के ही गैंग के लोग होते जो अतीक को छुड़ाने की कोशिश करते, और ऐसा ही अतीक के भाई अशरफ के साथ भी होने वाला था। लेकिन पुलिस ने कड़ी सुरक्षा में दोनों को वो प्रयागराज लेकर आई और ऐसी कोई घटना नहीं हो पाई, वो घटना टल गई। तो जाहिर सी बात है पुलिस के पास खुफिया इनपुट थी, और वो खुफिया इनपुट ये थी कि ये बहुत ही खतरनाक अपराधी हैं और इनको छुड़ाने के लिए भी गैंग के लोग हमला कर सकते हैं। तो जब इतना सेंसिटिव, इतना दुर्दांत, इतना खतरनाक पूरा सिनेरियो है, उस सिनेरियो में पुलिस ने प्रयागराज में इन दोनों को रात के वक्त मेडिकल के लिए सिर्फ 10 से 12 पुलिस वालों के हवाले कैसे छोड़ दिया, और उसमें भी जो सबसे सीनियर ऑफिसर था वो इंस्पेक्टर लेवल का एक ऑफिसर था। जाहिर सी बात है कोई और सीनियर ऑफिसर जो इस मामले को बेहतर तरीके से सुपरवाइज करता या जो मुलजिम है उनको प्रोटेक्ट करता, उनकी ड्यूटी यहाँ पर क्यों नहीं लगाई गई, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। साथ ही एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या ये घटना जो है वो इंटेलिजेंस फेल्योर की तरफ इशारा नहीं करता है?
लोकल इंटेलिजेंस यूनिट यानी LIU एक पुलिस की वो इकाई होती है जिसे पुलिस की आंख, नाक और कान कह सकते हैं। ये पुलिस के लिए सूचनाएं एकत्र करते हैं और बेसिकली लोकल इंटेलिजेंस यूनिट भी पुलिस वाले ही उसमें तैनात होते हैं, लेकिन वो सादे लिबास में जासूसों की तरह खुफिया तरीके से इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। तो क्या लोकल इंटेलिजेंस यूनिट जो प्रयागराज की है, उनको इस बारे में कोई अंदेशा, कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाई कि इस तरह का हमला जो है वो अतीक और अशरफ पर हो भी सकता है? चलिए ये मान भी लेते हैं कि बिल्कुल एग्जैक्ट पिन पॉइंट इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि यही तीनों लड़के आएंगे, यही तीनों लड़के हमला करेंगे, इतने बजे करेंगे, इतना स्पेसिफिक इनपुट नहीं होता, लेकिन कोई वेग इनपुट तो होता। और अगर कोई वेग इनपुट था तो फिर इनकी सुरक्षा में कमी क्यों रखी गई? ये अपने आप में एक बड़ी बात है और इंटेलिजेंस फेल्योर की तरफ भी ये पूरी बात इशारा करती है। इसके साथ ही जैसा मैंने आपको कहा कि सुरक्षा में बड़े अफसरों का न होना वो अपने आप में एक अजीब बात है, वो भी तब जब इतने खतरनाक अपराधी थे जिनको छुड़ाने की कोशिश हो सकती थी। अब ये जो तीनों लड़के जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, लवलेश तिवारी, अरुण मौर्य और सनी सिंह, इनके प्रोफाइल और बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो आपको शायद अब तक पता हो कि इन तीनों का ताल्लुक जो है कोई बहुत फाइनेंशियली एफ्लुएंट यानी कोई बहुत अमीर परिवारों से नहीं है, बल्कि मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास का जो आर्थिक पैमाना है उस तरह के परिवारों से ये तीनों लड़के आते हैं। लेकिन कॉमन बात यह है कि ये तीनों ही लड़के अपने अपने घरों से एक तरह से निकाल दिए गए हैं। कागज़ों पर बेशक इनको बेदखल न किया गया हो, लेकिन इनके पेरेंट्स और इनके जो घर वाले हैं, इनकी हरकतों से, इनके क्रिमिनल एक्टिविटी से, इनकी नशेबाजी से वो इतने आजीज़ आ चुके हैं कि वो इन लड़कों के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं रखते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो तीनों का चाल ढाल, रवैया एक ही जैसा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही है कि क्या ये तीनों जो है स्वप्रेरणा से यानी सेल्फ मोटिवेटेड होकर इस घटना को अंजाम देने के लिए पहुंचे थे, या फिर इनको कोई कठपुतली की तरह या मोहरे की तरह कोई हैंडलर जो है यूज़ कर रहा था, इस्तेमाल कर रहा था? इस सवाल का जवाब भी अभी पुलिस को ढूंढना बाकी है। इनमें से एक लड़का जो सनी सिंह है उस पर 15 मुकदमे दर्ज है, यानी थाने में उसके नाम की हिस्ट्री शीट खुली हुई है। सबसे खतरनाक अपराधी उसे ही कह सकते हैं। बाकी लवलेश तिवारी जो है वो उस पर 1 या 2 मुकदमे हैं और एक बार वो एक लड़की को थप्पड़ मारने के जुर्म में जेल जा चुका है, जबकि अरुण मौर्य पर भी कुछ मुकदमे हैं, लेकिन वो भी कोई हिस्ट्री शीटर नहीं है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है वो बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से अंजाम दिया है, और ये प्रोफेशनलिज्म भी जो है वो इस बात की तरफ इशारा करता है कि इनका मास्टरमाइंड कोई और हो सकता है। तो अभी पुलिस तफ्तीश कर रही है, जब तक सच्चाई सामने नहीं आ जाती तब तक पक्के तौर पर कुछ कह पाना मुश्किल है। हालांकि बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं कि भाई कोई एक अपराधी और इस तरह का माफिया अगर मारा गया तो इतना शोर क्यों? देखिए, ये बिल्कुल सही है कि अतीक से और उसके भाई अशरफ से शायद ही कुछ लोग होंगे जिनको हमदर्दी होगी, बाकी लोगों को उनके जाने का शायद उतना गम न हो, क्योंकि इनका क्रिमिनल ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही ख़राब और ख़तरनाक रहा है। और एक वक्त में प्रयागराज में इनके नाम का खौफ इतना ज़्यादा था कि आम लोगों की बात छोड़िए, न्यायाधीश तक, हाईकोर्ट के जज तक इनके मामले की सुनवाई करने से बचते थे, खुद को अलग कर लिया करते थे। तो ऐसे अपराधियों की अगर हत्या हुई है तो इतना अफसोस क्यों, इतना शोर क्यों, इस तरह की बात लोग कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि हत्या करके किसी को निपटा देना, वो कानून के राज में उस बात को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। अगर उमेश पाल की जो हत्या हुई वो गलत था, तो ये जो हत्या हुई अतीक और अशरफ की वो भी गलत है। इस बात को समझने की ज़रूरत है। पुलिस के साथ किसी एक मुकाम पर, किसी एक मोड़ पर एनकाउंटर हो जाता है और पुलिस एनकाउंटर करती है अपने आत्मरक्षा में, वो एक अलग मसला है। लेकिन अगर किसी को पकड़कर ठोक दिया जाए या दुस्साहसिक तरीके से कैमरे के सामने किसी की हत्या कर दी जाए, बेशक वो पुलिस को टारगेट नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को ही टारगेट कर रहे हैं, तो फिर उस चीज़ को जो है हम ये नहीं कह सकते कि अपराधी थे तो मर गए, कोई बात नहीं। क्योंकि इससे जो है, जो हमारा लीगल सिस्टम है, भाई नाउम्मीदी हो सकती है, थोड़ी निराशा हो सकती है, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि हम कोर्ट कचहरी और पुलिस और लीगल सिस्टम इन सारी चीज़ों को दरकिनार करके किसी समाज की स्थापना कर लेंगे। ऐसा सोचना मेरे हिसाब से बहुत लॉजिकल नहीं है। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की घटना को होने से हर हाल में रोका जाना चाहिए था। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू इससे अलग भी हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि आप मेरे ही इस पॉइंट ऑफ व्यू से इत्तेफाक रखते हों या सहमति जताते हों। आप क्या सोचते हैं इस पूरे घटनाक्रम पर? आपकी राय, आपका नज़रिया भी मैं जानना चाहूँगा।
और मैं एक बात आपसे ये भी बताना चाहता हूँ कि जब से ये घटना हुई है, ऑब्वियसली बीइंग अ क्राइम रिपोर्टर हम लोगों पर वर्कलोड अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कल रात को भी देर तक जागता रहा था और अभी मैं इस घटना को रिकॉर्ड कर रहा हूँ नॉन स्टॉप, काफ़ी कई घंटों का काम करने के बाद। तो कुछ इन्हीं वजहों से आज जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो में मैं किसी का कमेंट नहीं ले पा रहा हूं और किसी के नाम का जिक्र नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन आप सबसे गुजारिश है कि आज जो वीडियो अभी आप देखेंगे, इस वीडियो के नीचे अतीक और अशरफ के हत्याकांड पर आपका जो नज़रिया है, प्लीज़ वो नज़रिया हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आपके पॉइंट ऑफ व्यू की, आपके नज़रिए की, और आप सारे जो हमारे दर्शक हैं उनमें से कुछ लोगों के नामों की मैं अगले वीडियो में ज़रूर चर्चा करूंगा, जैसा कि हमारी परिपाटी रही है। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।